हेलो स्टूडेंट, मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं थर्ड चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी आपके लिए जो केमिस्ट्री की वीडियोस बनाती रहूं वो आप तक पहुंचती रहे टाइम टू टाइम। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने जब 9th का फर्स्ट चैप्टर किया था केमिस्ट्री का, मैटर इन अवर सराउंडिंग, तो हमने वहां पे एक बात बोली थी कि जो हमारा यूनिवर्स है वो किससे बना हुआ है, सारा बना हुआ है मैटर का बना हुआ है। ओके, यही बात की थी। कमेंट बॉक्स में लिख दे कि जो मैटर की डेफिनेशन है वो क्या है। जो तो डेफिनेशन लिख रहे हैं कमेंट से वो तो ठीक है, और जो फ्री है वो क्या करें, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन प्रेस करें। तो स्टूडेंट, मैटर का हमने पढ़ा था। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कि जो भी चीज जब इस जगह ऑक्यूपाई करती है और उसके पास अपना मास होता है तो उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ मैटर। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास जो इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा मैटर है वो किसका बना हुआ है? वो 5 एलिमेंट्स का बना हुआ है। वो किसका बना हुआ है? 5 एलिमेंट्स। और वो 5 एलिमेंट्स कौन से थे? स्काई, अप, वायु, तेजस, ठीक है, और लास्ट वन जो आपका था वो था किश्ती। तो ये 5 चीजों से उन्होंने कहा एक मैटर जो बना हुआ है। ठीक है, स्काई मतलब आपका आकाश, ठीक है, आप मतलब वाटर, वायु मतलब एयर, तेजस मतलब फायर, एंड किश्ती मीन्स अर्थ। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि मैटर्स को कंसीडर किया गया था कि वो इन 5 तत्वों से बनी हुई, 5 एलिमेंट्स से बनी हुई है। तो ये तो थी जो इंडियन फिलोसफर्स की स्टार्टिंग हुई थी कहानी की, कि उन्होंने एक थ्योरी दे दी थी जो मैटर है वो इससे बना हुआ है। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम मैटर चैप्टर को बीच में कहाँ से ले आई, एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर चल रहा है और मैम फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो बेटा, जो आपका एटम है वो इसी में से ही आपको समझ आने वाला है कि वो एटम कहाँ से आया, कैसे हुआ है, कैसे बना है। उसके बाद क्या हुआ, ये तो इंडियन फिलॉसफी ने स्टार्टिंग दी थी। उसके बाद हमारे एक जो संत थे, सेज थे, महर्षि कांदा, 500 बीसी में उन्होंने तब एटम्स के बारे में एक जानकारी दी थी कि जो ये 5 एलिमेंट्स थे आपके, जो अभी आपने पीछे पढ़े, वो क्या है, इतनी ज्यादा उनको हम डिवाइड कर सकते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब वो डिवाइड होना बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो महर्षि कांदा ने एटम्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में ये बताया था कि जो एलिमेंट्स हैं अगर हम उनको ब्रेक करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तो वो आगे से आगे फर्दर क्या होते हैं, डिवाइड होते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डिवाइड होना बंद हो जाएंगे, वो इनडिविजिबल होना बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने उसको क्या नेम दिया था? परमाणु। क्या नेम दिया था उन्होंने? परमाणु। ठीक है, आज भी आप ये वर्ड सुनते हो, न्यूज चैनल में आता है, जब भी कोई एटम बॉम्ब से, कोई भी न्यूक्लियस से कुछ रिएक्शन की जाती है तो वो परमाणु बम ही बोलते होते हैं उसको, एटम बॉम्ब या फिर हिंदी में परमाणु बम। तो ये जो नेम था वो किसने दिया था? महर्षि कांदा ने। ये कौन थे? इंडियन फिलोसफर थे। उसके बाद एक और फिलोसफर आए, ठीक है, वो कौन थे? पाखुदा। उन्होंने एटम्स के कंबाइन होने के बारे में बताया था। कौन थे वो? पाखुदा कटियामा। ठीक है, पाखुदा कटियामा, ये क्या थे? नेक्स्ट फिलोसफर थे जिन्होंने महर्षि कांदा के बाद एटम को कंबाइन होने के बारे में बताया था। इन्होंने अपनी फिलॉसफी दी थी कि जो एटम है वो कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं। ओके, और उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। क्या बोलते हैं उसको?
मैटर बोलते हैं। अब जब ये तो थी जो 3 स्टडीज मैंने बताई आपको, ये तो इंडियन फिलोसफर की थी। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, अब हम ग्रीक से पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये वर्ड है एटम, ये कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो अब हम ग्रीक फिलोसफर्स की कहानी को पढ़ेंगे कि उन्होंने अपनी क्या फिलॉसफी दी थी। तो ग्रीक ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात कही कि जो जिनको आप 5 तत्व लेके चले हो, 5 एलिमेंट्स, स्काई, वाटर, वायु, तेजस एंड अर्थ, तो ये 5 जो है ये सिर्फ क्या है, एक प्राइमरी ब्लॉक बिल्डिंग है। वो कहता है वो क्या है, प्राइमरी ब्लॉक है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि सारे मैटर हैं वो क्या है, डिफरेंट है, हर किसी में अलग अलग कंपोजिशन है। अगर किसी में एयर ज्यादा है तो किसी में पानी कम है, तो वो कहता है हर एक क्या है जो एलिमेंट है वो क्या है, अलग है। ओके, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक वॉल है, ओके, ये वॉल किससे बनी हुई है, ब्रिक से बनी हुई है। ओके, तो अगर मैं इनका आपको बोलूं कि ये किससे बनी हुई है, इसका प्राइमरी ब्लॉक क्या है, तो आप बोलोगे कि ये ब्रिक क्या है, इसकी प्राइमरी ब्लॉक है, ठीक है। प्राइमरी ब्लॉक क्या है इसकी, ब्रिक। बट जो ये पूरी वॉल बन गई है तो ये क्या हो गए, कंपाउंड। पूरी वॉल बन गई कंपाउंड। ऐसे ही ब्रिक की कोई छोटी वॉल भी बनी होगी, ठीक है, कोई क्या बनी होगी, छोटी वॉल भी बनी होगी। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, रेशो कुछ अलग होगी, यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो क्या है, डिफरेंट है, और यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये था ग्रीक फिलोसफर का कहना कि सारे एलिमेंट 5 तत्व से तो बने हैं, ठीक है, बट वो क्या है, प्राइमरी ब्लॉक है। तो इंडियन में जिसकी क्या कहते हैं फिलॉसफी मानी गई थी वो थे महर्षि कांदा। और अब जब ग्रीक की बात करते हैं तो वहां पे जो नेम आता है वो आता है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने थ्योरी दी थी डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर की, ठीक है। सेम बात उन्होंने बोली थी जो महर्षि ने परमाणु के बारे में बोली थी, वो ही डेमोक्रिटस ने एटम के बारे में बोली कि एटम क्या है, डिवाइड होता है, बट एक स्टेज ऐसी आती है जहां पे वो डिवाइड होना बंद हो जाता है। तो डेमोक्रिटस ने जब डिविजिबिलिटी का रूल दिया, अब ये उन्होंने परमाणु को नेम दे दिया एटम, और जिसको आज हम पूरी दुनिया ही एटम के नाम से जानती है। परमाणु तो बहुत रेयर बोलते हैं लोग, सब क्या बोलते हैं, एटम। ये वर्ड इतना खास है कि मैं आपको इसके ग्रीक लैंग्वेज में बता दूं कि ये जो एटम वर्ड है वो एक ग्रीक लेटर से लिया गया है, जो क्या है, ए का मतलब है इसमें इन, और टॉम नहीं है, टॉमस है ग्रीक में, उसका मतलब होता है डिविजिबल। तो जब हम इसको कंबाइन करके हम लिखते हैं एटम, तो ये बनता है इनडिविजिबल। तो ये था हमारा एटम का मीनिंग। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको अच्छे से याद रहे, कि आपको ये ना हो कि कैसे नाम आया, क्या आया। बट जो अभी तक हमने सारा कुछ पढ़ा वो क्या था, एक जस्ट फिलॉसफी थी। वो क्या था, फिलोसफरों ने जो डिस्कवरी करी वो एक फिलॉसफी थी। क्या थी ये, एक फिलॉसफी, ठीक है। बट अब इनका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, अब इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। और आपको ये बात पता है कि साइंस में या केमिस्ट्री में हमेशा हम एक्सपेरिमेंटल जजमेंट जरूर करते हैं। तो अब थोड़ा बहुत हमें एटम्स के बारे में पता लग गया है। तो अब उनके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि वाई एलिमेंट कंबाइन, कि एलिमेंट्स कंबाइन क्यों होते हैं, एंड व्हाट हैपन, उसके बाद क्या होता है कंबाइन होने के बाद। अब देखो एटम के बारे में तो आपको महर्षि कांडा जी ने बताया, डेमोक्रिटस ने भी बता दिया, बट एक बंदे ने और ने भी क्या कहा था, जो हमारे क्या थे पाखुदा, उसने क्या कहा था कि जो एटम है वो क्या रहते हैं, कंबाइन स्टेट में रहते हैं, कंबाइन स्टेट में रहते हैं। तो वहीं से ये क्वेश्चन राइज हो रहा था कि हम एलिमेंट्स को कंबाइन क्यों करते हैं, और अगर हम करेंगे तो उससे क्या होगा।
तो इसी के आंसर्स को जानने के लिए हम आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। ये तो अभी सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट हम इसके लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो डेमोक्रिटस की थ्योरी के बाद उन्होंने लेवोजियर ने क्या करा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया। ठीक है, उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पब्लिश किया। उसके अकॉर्डिंग इसमें 5 लॉज थे। फर्स्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और इसका दूसरा नेम पेपर में दूसरे नेम से भी आ सकता है, लॉ ऑफ इंडस्ट्रक्टिबिलिटी। मतलब कि जो मास होगा रिएक्शन में वो ना ही क्या होगा डिस्ट्रक्ट होगा, ठीक है, ना ही वो इनबिल्ट होगा और ना ही वो डिस्ट्रिक्ट होगा। तो उसको कुछ भी नहीं होगा, वो एट इट इज रहेगा रिएक्शन के पहले भी और रिएक्शन के बाद भी। नेक्स्ट सेकेंड लॉ जो था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। तो इसमें भी क्या कहता है कि हर एक रिएक्शन में जितने भी प्रोपोर्शन होगा वही क्या होगा उसके प्रोडक्ट में भी उतने ही प्रोपोर्शन में वो चीज मिलेगी। थर्ड था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ था रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और कंबाइनिंग वेट और इक्विवेलेंट वेट। मैंने यहाँ पे सारे नेम लिखे हैं, पेपर में आपको किसी भी अकॉर्डिंग से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिफ्थ है हमारा गे-लुसाक लॉ ऑफ द गैसियस वॉल्यूम। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट 2 जो हैं वो आपके सिलेबस में हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बाकी जो 3 लॉज हैं वो आप फर्दर हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे। आई मीन टू से +1। ठीक है, आपको ये जो है +1 की केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में आपको ये 5 के 5 लॉज आपको दिखेंगे और 2 आपके 9th के सिलेबस में है ओनली। तो फर्स्ट लॉ हम अपना पढ़ते हैं। तो हमारा जो लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब ही क्या होता है कि संभालना, बचाना, उसको सेव रखना। तो इसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं इट स्टेट दैट ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल्स टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। कि जितना ही रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही क्या होगा प्रोडक्ट का मास होगा। तो जो इसके बाद कोई भी आप फिजिकल या केमिकल चेंज करते हो किसी भी रिएक्शन में, तो जो वेट होगा, मास होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। तो पहले हम एक फिजिकल चेंज देखते हैं, उसके बाद हम केमिकल चेंज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक फ्लास्क लेना है। फ्लास्क के अंदर हमने कुछ आइस ले लेनी है। ठीक है, ये क्या ले ली हमने, आइस ले ली। ओके, इसमें क्या डाल दी हमने फ्लास्क में, आइस, और ऊपर से हमने क्या लगा देना है यहाँ पे, क्रॉक, ताकि हमें ये ना हो कि हमारा जो आइस मेल्ट होने के बाद वो क्या हो गए, इवेपोरेट हो जाए और सराउंडिंग में चले जाए, जिससे क्या हो जाए, उसका मास कम हो जाए। उसके बाद हमने क्या करा, इसको मेल्ट करा। ठीक है, इसकी क्या हो गई, स्टार्ट, मेल्टिंग स्टार्ट हो गई। तो ये कौन सा चेंज हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, जब क्या हो गया, सारी आइस मेल्ट हो गई। इसका पहले हमने यहाँ पे वेट कर लिया। ठीक है, कि इसका वेट यहाँ पे हमने कर लिया था। उसके बाद हमने क्या करा, मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करा। मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद जब हमने देखा जो यहाँ पे वाटर था उसका जब हमने वेट किया वो भी क्या है, इक्वल ही आएगा। तो ये क्या था यहाँ पे, रिएक्टेंट, और इस साइड कौन सा प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस कौन सा था हमारा, फिजिकल चेंज हो रहा था, फिजिकल प्रोसेस हो रहा था। और जो हमारे पास प्रोडक्ट का मास आया वो क्या था, इक्वल। रिएक्टेंट कौन थी हमारी, आइस, प्रोडक्ट क्या हमारा, वाटर। तो ये क्या था हमारा फिजिकल चेंज। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ना ही क्या हुआ इसमें मैटर क्रिएट हुआ और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ। तो इसके हिसाब से ये डेफिनेशन बिल्कुल सेट बैठी है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना ही केमिकल रिएक्शन के जब होती है तो कोई भी मास क्रिएट होता है और ना ही कोई मास डिस्ट्रॉय होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ जिसमें हमने सिर्फ फिजिकल चेंज की बात करी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल चेंज की। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है केमिकल चेंज के लिए, ताकि हमारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिया, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है, उसमें हमने लेड नाइट्रेट का क्या बनाया है, सोल्यूशन बनाया है। लेड नाइट्रेट का मैंने क्या बनाया,
सोल्यूशन बनाया है, लेड नाइट्रेट मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने थ्रेड की हेल्प से इग्निशन ट्यूब को टाई अप किया और इग्निशन ट्यूब के अंदर मैंने 2-3 ml ऑफ सोडियम क्लोराइड ऐड करा है। आपने पहले इग्निशन ट्यूब लेनी है, उसके अंदर 2-3 ml क्या डालना है, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन डालना है। ये सब क्या है यहाँ पे सोल्यूशन फॉर्म में, एक्वा सोल्यूशन है, और उसको आपने सिर्फ लेड नाइट्रेट तक टच होना चाहिए, ठीक है। और उसको हमने एक थ्रेड की हेल्प से ऊपर टाई अप कर दिया और ऊपर हमने कॉक लगाया ताकि जो भी हमारी रिएक्शंस के बाद गैसेस रिलीज होंगे वो क्या हो, फ्लास्क से बाहर ना जाए। तो ये तो हमारा सारा क्या था, केमिकल का सेटअप था। ये सेटअप करने के बाद हम इसका क्या कर लेंगे, वेट कर लेंगे। वेट करने पे क्या है कि हमें इसका मास का पता लग जाएगा। फिर आपने क्या करना है, ये तो हो गया पहले, बिफोर केमिकल चेंज के पहले। अब हमें केमिकल रिएक्शन करवा के देखनी है, ओके। तो मैं क्या करूंगी, जो भी इस इग्निशन ट्यूब में NaCl था वो मैं किस में ऐड कर दूंगी, लेड नाइट्रेट में, ओके। मैंने क्या कर दिया, लेड नाइट्रेट में वो सोल्यूशन ऐड कर दिया और उसको फिर हमने शेक करना है। शेक करने के बाद क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगी जिस करके आपको फ्लास्क के नीचे छोटे छोटे व्हाइट कलर के पीपीटीज दिखेंगे। पीपीटीज मतलब प्रेसिपिटेट, ठीक है। व्हाइट कलर के क्या दिखेंगे आपको, पीपीटी, ओके, व्हाइट पीपीटी दिखेगी, ओके। तो इसका मतलब क्या है, ये केमिकल चेंज हो गया। पर जब आप इसका क्या करोगे, वेट करोगे, आप क्या करोगे, इसका वेट करोगे, तो वो फिर भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज हो, फिर भी टोटल मास जो आपके है वो क्या है, टोटल मास जो रिएक्टेंट का है और प्रोडक्ट का है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये हमने केमिकल और फिजिकल दोनों प्रोसेस पढ़े लॉ ऑफ कंजर्वेशन में। अब नेक्स्ट जो हम करने लगे हैं वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, in a chemical substance the element are always present in a definite portion by the mass। कि कोई भी एलिमेंट है या कंपाउंड है तो उसमें क्या होगा, हर एक एलिमेंट का जो पार्ट है वो क्या होगा, एक बराबर मात्रा में होगा। कोई ज्यादा क्वांटिटी में नहीं गई, कोई कम क्वांटिटी में। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको चाय बनानी है, ठीक है। अगर आपकी चाय में 2 चम्मच चाय पत्ती डलती है तो आपको 2 ही चम्मच चाय पत्ती डालनी होगी। अगर आप उसकी जगह 4 डाल देंगे तो वो चाय वैसी नहीं बनेगी, वो चाय खराब हो जाएगी या ज्यादा कौड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा क्या है कि हर एक केमिकल सब्सटेंस में क्या है, एलिमेंट की डेफिनेट पोर्शन है उसके मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके मास के अकॉर्डिंग क्या है, एक डेफिनेट पोर्शन है। अब मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू से समझाती हूँ, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीज, क्योंकि मेन सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। डेफिनेट पोर्शन बाय मास से क्या मतलब है, तो यही हमें समझना है। जैसे फर्स्ट ऑफ मैंने एग्जाम्पल ले ली वाटर की। आप वाटर कहीं से भी ले लो, टैप वाटर ले लो या फिर रिवर वाटर ले लो या ओशन वाटर ले लो, कहीं का भी आप वाटर ले सकते हो। तो इसमें क्या है, वाटर की क्या रहेगी, डेफिनेट प्रोपोर्शन ही रहेगा। जो वाटर में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन की जितनी मात्रा है वो उतनी ही रहेगी, जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो भी क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी, पर बाय द मास। तो जैसे एटॉमिक नंबर हमारे पास, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है हमारे पास, 1, और एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है मेरे पास, 16, ओके। इनकी रेशियो निकालें, 2 1 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन की तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। मास कितना है, 1, तो यहाँ पे रेशियो ऑक्सीजन का कितना है, मास 16, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 2:16। कटिंग करेंगे तो कितना आ गया, 1/8। तो याद रखना, कहीं भी आप वाटर लोगे तो वाटर के जो रेशियो होगी वो यही होगी, 1:8 होगी। वैसे हमारे पास CO2 है, CO2, तो एटॉमिक, सॉरी यहाँ मास है, नंबर नहीं है, एटॉमिक मास है, सॉरी यहाँ पे नंबर नहीं आएगा, मास है। एटॉमिक मास है जो हमारा कार्बन का वो कितना है, 12 है, और ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। कि ये 2 एग्जाम्पल तो आप लर्न कर ही लो ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12
रेशो, अब ऑक्सीजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 को, ओके 2 से क्या करा मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 12/32। कटिंग करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेशो है वो क्या है 3.8, और ये आपको सारी जगह पे सेम मिलेगी। अगर आप जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को बनाओगे या देखोगे तो उसकी जो प्रोपोर्शन है वो यही रहेगी, आपको इसी क्वांटिटी में लेनी पड़ेगी 3:8 में, तभी आपकी क्या बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। एक यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं, वैसे तो बहुत हायर लेवल की है बट फिर भी अगर आप समझ सकते हो तो वेल एंड गुड। आइसोटॉप एक वर्ड होता है, आइसोटॉप एक वर्ड होता है, जब तो हम कार्बन को सिंपल कार्बन के साथ कर रहे हैं तो हमारा आंसर 3:8 आएगा। बट अगर हम आइसोटॉप लें, आइसोटॉप क्या होता है कि जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो सेम हो बट मास क्या हो उसका डिफरेंट हो, मास क्या उसका डिफरेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं आइसोटॉप। ये आप एक बार लर्न कर लेना, एटॉमिक नंबर क्या हो सेम और मास क्या हो डिफरेंट। तो वैसे ही कार्बन की दो मतलब कि एक आइसोटॉप पाया जाता है कार्बन, एक तो कार्बन 12 होता है, एक कार्बन क्या है 13 होता है। एटॉमिक नंबर दोनों का 6 है बट इसका क्या है 12 और इसका मास क्या है 13। जब तो आप कार्बन की रिएक्शन 12 के साथ कर रहे हो, कार्बन 12 को ऑक्सीजन के रिएक्ट कर रहे हो तो रेशो आपकी 3.8 आएगी। बट अगर आप कार्बन की जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप कार्बन 13 ले रहे हो तो उसकी रेशो फिर 3.8 नहीं आएगी, उसकी रेशो 3.8 नहीं आएगी। तो इसीलिए अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप कार्बन 13 की आप प्रोपोर्शन निकाल के देखो, और जब तक आप ये निकाल रहे हो तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री मत बैठो प्लीज, और कमेंट में मुझे इसका आंसर जरूर देना। तो इसके यही है कि आइसोटॉप के लिए ये लॉ नहीं है कि हम कहें कि एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर डिफरेंट है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास लेके चल रहे हैं, इसलिए क्या आएगी यहाँ पे रेशो में चेंज आएगा। मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देती हूँ, इसकी रेशो कितनी आ जाएगी 13, ठीक है 13.2 इंटू 32, ओके। तो इसकी जो रेशो आएगी समथिंग 7/16 के राउंड आएगी। तो ये क्या आएगी इक्वल नहीं आएगी। फिर मत कहना मैम हमने कार्बन डाइऑक्साइड ये वाली ली थी तो हमारी रेशो सेम नहीं आई। तो पहले बता रही हूँ जो आइसोटॉप वाली होगी उनकी सेम नहीं आएगी। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है हमारी डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसको ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने पब्लिश की थी, ठीक है। ये थ्योरी किसने दी थी जॉन डाल्टन ने, ठीक है, जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर थी, ठीक है। सारी थ्योरी जो इनकी थी वो केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर थी। तो फर्स्ट इनकी जो थ्योरी का पार्ट था वो कहता था ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। कोई भी जो मैटर है, कोई भी क्या है जो मैटर है, से कोई मैटर है तो वो मैटर अकेला एक एटम का नहीं बना होता, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं एटम्स होते हैं, वो सारे क्या बने हुए हैं बहुत ज्यादा टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं। सेकेंड जो पॉइंट है वो कहता है एटम आर इनडिविजिबल। ये तो हमने पहले ही बता दिया कि जो एटम है वो क्या है इनडिविजिबल है। अब जैसे इसी की एग्जांपल ले लो, ये बॉक्स है, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, मैंने इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया 2 में, तो अभी भी क्या है एटम्स प्रेजेंट है ना, फिर भी हमने क्या करा इसको, अभी भी क्या एटम प्रेजेंट है। इसको हम और करते जाएंगे तो एंड में जाके हमारे पास एक पार्टिकल ऐसा बचेगा जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, तो उसको हमने क्या नेम दे दिया एटम। क्या तो एटम क्या है इनडिविजिबल पार्टिकल है, ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल चेंज में। थर्ड पॉइंट जो हमारा है
वो कहता है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर शेप, साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। वो कहता है कि जो भी एटम एक एलिमेंट में प्रेजेंट है, जैसे मैंने बताया था कि प्योर एलिमेंट की बात की थी, अगर गोल्ड के अंदर हम मतलब कि देखिए माइक्रोस्कोप से या किसी भी स्कैनिंग से या टर्निंग से, तो हमारे पास क्या दिखेगा, गोल्ड के अंदर सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है, वो कौन सा है, AU। वो क्या है, AU, और सभी की AU की जो शेप है, साइज है, वो क्या है, सबका सेम है। ओके, ये नहीं है कि कोई अगर कोई AU इतना बड़ा साइज का लगा हुआ है और कोई गोल्ड का एटम एक इतने साइज का और बहुत ज्यादा छोटा है, तो ऐसा नहीं है, सबका साइज शेप क्या है, सेम है। जो नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट, वो कहता है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स पासेस डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, कि हर एक एलिमेंट की क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं और डिफरेंट क्या है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। उसके पास डिफरेंट मास है, जैसे हमने अभी कार्बन का पढ़ा था, कार्बन 13 एंड कार्बन 12, एक कार्बन का मास 12 है, एक का 13 है, तो ये आइसोटॉप था। और कार्बन, आप हाइड्रोजन की बात ले लो तो कार्बन का जो मास था वो 12 था, और हाइड्रोजन का जो मास था वो क्या था, 1 था। ऑक्सीजन का कितना था, 16 था। तो नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट था, वो कहता है एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, CO2 के बारे में पढ़ा था, तो इसकी जो रेशियो निकाली थी वो हमने निकाली थी समथिंग 3/क्या निकाली थी, 3/8। ओके, ये रेशियो निकाली थी। तो वो ये क्या है, रेशियो एक होल नंबर है, ठीक है, ये फ्रैक्शन में नहीं पड़ी है, ऐसे कोई 8/4 नहीं आई या 8/6 नहीं आई, ऐसे कोई नहीं आई, ये क्या पड़ी है, एक होल नंबर में पड़ी है। तो इनकी जो नेक्स्ट लॉ थ्योरी का पॉइंट था वो यही था कि एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। नेक्स्ट है एटम्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, कि एटम क्या है, एक स्मॉल यूनिट है जो किसमें पार्टिसिपेट करती है, केमिकल रिएक्शन में। उसने इतने सारे पॉइंट्स दिए अपनी थ्योरी में, बट उसने ये एक्सप्लेन नहीं करा, कुड नॉट एक्सप्लेन कि व्हाई एटम कंबाइन। क्योंकि फिलोसफर का तो जो फिलोसफर ने बाद में क्वेश्चन अराइज हुआ था वो यही था कि हम एटम को कंबाइन क्यों करते हैं, हाउ एंड व्हाई, हाउ एंड व्हाई। तो अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे, इसके हम ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे डाल्टन थ्योरीज की, कि इसकी ड्रॉबैक्स क्या थे, क्योंकि इसने एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया इतने सारे पॉइंट्स को। फर्स्ट 2 तो एक्सप्लेन हो गए थे, बट बाकी के एक्सप्लेन नहीं हो पाए। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपका था वो कहता है नॉट ट्रू फॉर एटम आर इनडिविजिबल। इसकी जो थ्योरी थी वो भी क्या है, तो उसने पहले में कहा था कि जो एटम है वो क्या है, इनडिविजिबल है, बट मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। वो आगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या है, डिवाइड है। सेकंड पॉइंट जो हमारा था वो चारकोल, डायमंड एंड ग्रेफाइट की भी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हालांकि ये तीनों क्या है, कार्बन की ही फॉर्म है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उस समय पे इसको एलोट्रॉप्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। थर्ड पॉइंट जो हमारा है, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जिनका क्या था, मास सेम था, ठीक है, जिनका मास क्या था, सेम था। तो इसने कहा कि एलिमेंट्स का जो दो एलिमेंट्स का मास सेम नहीं हो सकता। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे जो जिस करके इसकी थ्योरी का मतलब कि फेल हो गई थी। बट ये एक शुरुआत थी जिसने एटॉमिक थ्योरी को एक रास्ता दिया केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए। तो जहां से क्या है, हमारी सारी साइंस क्या हो गई, फिर स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एटम के बारे में। तो एटम के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है और इसको किसने दिया था, नेम ड्रीमेटस ने दिया था। एंड तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट मे और मे नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट
एग्जिस्टेंस, कि ये एक बहुत ज्यादा क्या है, स्मॉल पार्टिकल है जो कि मे और मे नॉट कैपेबल, ठीक है, कि वो फ्रीली रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, बट इट कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, बट वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले तो जो एटम है वो क्या है, हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, जैसे मैंने आपको ब्रिक वाली एग्जांपल दी थी ना, वैसे ही क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है किसी मैटर का। इसको हम सब डिवाइडेड कर सकते हैं, जब भी केमिकल रिएक्शन में जाता है तो ये आगे सब डिवाइडेड हो जाता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन में। some are reactive do not exist in the free state, ठीक है, it exists in combined state, कि कुछ एटम ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा क्या है, रिएक्टिव हैं, जिस करके वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो किस स्टेट में होते हैं, कंबाइंड स्टेट में। बट हमारी जो नोबल गैसेस हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्या है, अनरिएक्टिव है, वो बहुत ज्यादा क्या है, अनरिएक्टिव है, और वो फ्रीली स्टेट में रह सकती है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। जैसे नियॉन, आर्गन एंड क्रिप्टन जैसी गैसेस है, नोबल गैसेस, वो रिएक्ट नहीं करती। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एटम का साइज, ठीक है, साइज ऑफ एटम। तो मैं आपको बता दूं, साइज ऑफ एटम, जो एटम का साइज है वो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, बहुत ज्यादा क्या है, स्मॉल है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी बुक या और नोटबुक का जो पेपर है, ओके, गेस करो वो कितने एटम्स का बना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका एक पेपर 1 मिलियन एटम से बना है, 1 मिलियन एटम से बना है, या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो एक एटम का साइज जो हम लेते हैं वो कितना होता है, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ मीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर। तो इतना इसका साइज स्मॉल होता है कि नेक आइट से तो आप देख ही नहीं सकते हो। अब देखो, इसका साइज इतना छोटा है, हम फिर भी इसको स्टडी कर रहे हैं, इसका साइज इतना छोटा है फिर भी हम इसको स्टडी कर रहे हैं, क्यों? अब ये भी तो एक क्वेश्चन है ना, कि इतना साइज छोटा है, दिखता नहीं है, तो हम इसकी स्टडी कर क्यों रहे हैं? तो इसकी स्टडी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा सारा यूनिवर्स ही किससे बना हुआ है, एटम। इस वर्ड से हमारा पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, ठीक है। एटम से क्या बना, मैटर, और मैटर से हमारा क्या बना, यूनिवर्स। तो उसकी स्टडी करना तो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। जिसको ये लेक्चर पसंद आए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।